हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए, आज के क्लास 10th का लेकर आ चुके हैं मॉडल पेपर नंबर 1 है, जो कि साइंस कराने वाले। ठीक है, जो भी क्लास 10th का विद्यार्थी है उसके लिए इंटरनेट मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आपके लिए 5 मॉडल पेपर कंप्लीट होने वाले। ठीक है, 500 वीडियो 500 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। ठीक है, और देखिए, बोर्ड परीक्षा में आपको पता है कि फरवरी में स्टार्ट हो रहा है और बहुत ही कम समय बचा है। तो आपको बिल्कुल ही आपको शुरू से अंत तक 5 मॉडल पेपर को पढ़ लेना है। ठीक है, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो देखिए हम बता देते हैं 90 65 71 94 और 39। ठीक है, इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन कर जाइए। ठीक है, विशेष जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए, क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका भी आंसर पता रहेगा उसको जरूर बताना है। क्वेश्चन 1 है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो क्या बनता है? छाया बनता है। ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने से क्या बनता है? छाया बनता है। इसमें 80 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। कहते हैं 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है 1d ही होती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है अपसारी लेंस। ठीक है, तो 4 का सही जवाब होगा अवतल लेंस। अब पूछेगा कि अभिसारी लेंस किसको कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी लेंस को जो है उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी, अपसारी लेंस कहते हैं अवतल को। तो इसका सही जवाब हो गया बी नंबर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में होता है। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में जो है भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, प्रकाश में हवा की चाल अलग होता है, पानी में अलग होता है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में अलग अलग होता है, मतलब भिन्न भिन्न होता है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आगे 6 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन 6 है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसे मात्रक। आवर्धन का जो ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है, पूछा गया। तो आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का जो अपर्तनांक सबसे अधिक होता है 2.4 होता है। ठीक है, हीरा का अपर्तनांक याद रखिएगा 2.4 होता है। ओके, 7 का बी नंबर। अगला है कि एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस जो है कैसा बनाता है? इसका राइट आंसर होगा 8 का सी नंबर। कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, कभी आभासी तो कभी वास्तविक बनाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? ठीक है, आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? तो इसका सही जवाब होगा परिकिरण के कारण। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। ठीक है, प्रकाश का जो प्राथमिक 3 वर्ण होते हैं, लाल होते हैं, नीला होते हैं, हरा होते हैं। तो इनमें से डी इसका सही जवाब होगा, 10 नंबर का डी होगा। अगला प्रश्न है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? ठीक है, बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो है कहाँ पाई जाती है? तो रेटिना में पाई जाती है, सी नंबर। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं? देखिए यहाँ पर 2 कहा गया, तो 2 के लिए 3 लगाएंगे, उत्तल लेंस हो जाएगा। ठीक है, 2 के लिए 3 होगा। अब पूछेगा निकट के लिए। ठीक है, निकट के लिए पूछेगा तो निकट में देखिए 1 2 3 शब्द है, तो 3 के लिए 4 होगा, 1 2 3 4 लेंस हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूर में 1 2 है, तो 2 के लिए 1 2 3 लगा देगा। राइट, अगला प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 13 में कि मानव नेत्र के लिए सृष्टि का स्थायित्व होता है कितना होता है? तो 1/10 सेकेंड होता है। ठीक है, 1/16 सेकेंड। राइट, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? ठीक है, मतलब कौन सा मात्रक जो है वाट के बराबर होता है? 14 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जूल प्रति सेकेंड होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होते हैं। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होते हैं? 1 यूनिट होते हैं, सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक है। ठीक है, विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? तो 16 का बी नंबर होते हैं वाट। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट होते हैं। 1 किलोवाट घंटा होते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या हो जाएंगे? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर हो गए। अगला है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम किसने दिया, ये बताना है। तो 18 का सही जवाब ए नंबर होगा, मैक्सवेल ने दिया। ठीक है, 19 नंबर का सही जवाब होगा, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें सिद्धांत पर कार्य करता है।
विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय पर कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है। ठीक है। 1 माइक्रो एम्पियर और क्या होंगे? तो 20 का सही जवाब होंगे 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपको 21 आगे कहते हैं प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए। ठीक है। अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना है तो उसको जोड़ना चाहिए श्रेणी क्रम में, और घटाना है तो समानांतर क्रम में। अगला है कि इलेक्ट्रोड हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही जवाब है नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी? ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से कौन जीवाश्म है? ठीक है। जीवाश्म कौन है? पेट्रोलियम भी जीवाश्म है, प्राकृतिक गैस भी है, कोयला भी है। तो इनमें से 24 का कौन से जवाब होगा? डी नंबर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है। सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत कौन होगा? तो 25 का सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन होगा। अगला है टिहरी बांध का निर्माण उद्देश्य क्या था? ठीक है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, की इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। ठीक है। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य था भूमि की सिंचाई, बिजली का उत्पादन और जल आपूर्ति, जहाँ जल नहीं वहाँ देना है। अगला प्रश्न है कि खिलौना किस सेल का उपयोग होता है? ठीक है। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? डेनियल सेल या सूखा सेल? ठीक है। तो आप लोग को सही इसका आंसर याद रखना है कि सूखा सेल का प्रयोग होता है। अगला है जल में विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है। जल में जो है विद्युत अपघटन पर कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? तो आप लोग को याद रखना हाइड्रोजन होगी। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन जो है सत्य है? ठीक है। तो ZnO प्लस CO क्या हो रहा है? ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा आपको सी नंबर, कार्बन इज बीइंग ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है। कार्बन का अपघटन हो रहा है ना। अगला प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? जस्ता तनु का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, कौन सा गैस बनता है? तो इसका सही जवाब होगा आपको H2 बनता है। निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दूधिया कर देता है? ठीक है। निम्नलिखित में कौन गैस जो है चूना जल को दूधिया कर देता है? तो 31 का सही जवाब आप लोग को बीच में होगा CO कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? ठीक है। बुझा हुआ चूना कौन होगा? तो इसका सही जवाब है CaOH2 होगा। दांत मंजन प्राय होते हैं, दांत मंजन जो प्राय कैसे होते हैं? दांत मंजन प्राय क्षारीय होते हैं, तभी तो जितना भी गंदगी रहता है साफ हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही जवाब सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना है? ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH का मान होता है तो 35 का सही जवाब होगा आप लोग को 10.5 होता है। जस्ता आयक्स है। ठीक है। जस्ता आयक्स होता है जिंक ब्लेड का होता है, डी नंबर होगा। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है। ठीक है। धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है वह है, कौन है? तो इसका सही जवाब होगा आपको AU मतलब कि सोना है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है? ठीक है। कौन जो है आयनिक यौगिक नहीं है? तो 38 का सही जवाब होगा CaCl2। हीलियम गैस है। हीलियम कैसी गैस है? तो हीलियम अक्रिय गैस होगा, बी नंबर। अगला है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ आपको हीरा होगा। ठीक है। अगला है कि बेंजीन का अनुसूत्र होता है, तो इसका सही जवाब होगा C6H6 होगा। ठीक है। C6H6 होगा इसका सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर 42 नंबर, एक सेकेंड देखिएगा। 42 नंबर में आपसे पूछा गया कि हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनाते हैं? ठीक है। हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कौन अबंध बनाते हैं? तो 42 का सही जवाब होगा आपको एक अबंध बनाते हैं। ठीक है। कितने बनाते हैं? एक अबंध। चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना जल का रासायनिक जो नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होते हैं।
चीनी का सूत्र बताइए क्या होता है, राइट। चीनी का सूत्र होता है C12H+O11 होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, कहते हैं निम्नलिखित में कौन कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सा कार्बनिक यौगिक जो है सबसे अधिक क्रियाशील है, तो C2H4 होगा इसका सही जवाब, ठीक है, C2H4। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46, कहते हैं मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया, ठीक है, कौन सा मापदंड अपनाया था मेंडलीफ ने, तो परमाणु द्रव्यमान को अपनाया था। निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा क्षार धातु नहीं है, तो Rb इसका नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है, हाइड्रोजन समूह का सदस्य कौन होगा, 48 का C होगा, ब्रोमीन है। ओके, अगला बढ़ते हैं, जिंक की परमाणु संख्या है, तो जिंक की जो परमाणु संख्या होती है कितना होती है, तो 30 होते हैं, ठीक है, जिंक कितना होता है, 30 होता है। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में कि निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक है, कौन जो विद्युत का ऋणात्मक होती है, तो इसका सही होगा अधातु। अगला, राजस्थान के किस नाम से चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी, ठीक है, राजस्थान के किस नाम से चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जान दी थी, तो 51 का सही जवाब होगा बी नंबर, खेजरी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है, किसके कारण होती है, वनारोपण से, बढ़ती जनसंख्या से, अधिक पेड़ पौधे उगना, जैव विविधता। तो 52 का सही जवाब होगा बढ़ती जनसंख्या के कारण जो है पर्यावरण का संतुलन क्या होती है, बिगड़ जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53 है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका है, 53 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, यानी कि वस्तु पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इसका डी नंबर सही जवाब है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में जो है सिलिकॉन का उपयोग होता है, ठीक है, 54 नंबर का सही जवाब है सी नंबर, सिलिकॉन होता है, ठीक है। अगला है कि निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस है, ठीक है, बायोगैस के बारे में पूछा गया, तो बायोगैस कौन होगा, CH4 बायोगैस है। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत कौन होगा, तो 56 का सही जवाब, अच्छा 56 नंबर आ गए, 56 का सही जवाब होगा इनामेल होता है, ठीक है, और दांत तो सबसे मजबूत होता है इनामेल का। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है इनामेल होती है, मजबूत होती है। अगला प्रश्न है कि जठर ग्रंथियाँ पाई जाती है, ठीक है, जठर ग्रंथि जो है किस में पाई जाती है बताना है, इसका सही जवाब होगा आमाशय में पाई जाती है। अगला, निम्नलिखित में कौन वसा का पाचन में सहायक होता है, कौन जो है वसा का पाचन में सहायक होता है, इसका सही जवाब होगा लाइपेज होता है। अगला है पित्त रस का रंग होता है, बताइएगा पित्त रस का जो रंग होता है पीला होता है। अगला है श्वसन, पौधे में श्वसन होता है, देखिएगा पौधे में जो श्वसन होते हैं तना द्वारा, पत्तियों द्वारा, जड़ में, इनमें से सभी, तो 60 का सही जवाब होगा इनमें से सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, हरे पौधे रात्रि में जो है किस गैस का निष्कासन करते हैं, मतलब निकालते हैं, तो इसका सही जवाब होगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है, तो 2 ATP, ठीक है। अगला है कि समान डायस्टोलिक रक्तदाब होता है, डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है, तो इसका सही जवाब होगा 80 mmHg होता है, ठीक है। अगला देखिएगा 63 के बाद 64 नंबर है, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, ठीक है, पौधों में बाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है, 64 का बी नंबर होगा पत्ती में होता है। अस्थि है, अस्थि क्या है, तो उत्तक हो जाएगा ना, 65 का सही जवाब होगा पदार्थ है, अस्थि क्या है, पदार्थ होगा। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में जो है अपशिष्ट संचित कहाँ रहते हैं, छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी, इसका सही जवाब होगा 66 का डी नंबर, इनमें से सभी। अगला कि ब्री के संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन कहते हैं, इसका सी नंबर होगा। इसको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ब्री के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। अगला है पौधे के उत्सर्ज्य पदार्थ है, पौधे के जो उत्सर्ज्य पदार्थ होते हैं बाहर निकालने के लिए कितनी विधियां हैं,
तो इसका सही जवाब देखिए होगा टेनिन रेजिन गोंद होगा, डी नंबर सही है। कहते हैं स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन सा होगा? तो 69 का डी नंबर होगा सेरिब्रम होगा, ठीक है, 69 का डी नंबर होगा सेरिब्रम। अगला प्रश्न है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है, ठीक है, जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है? 70 का सही जवाब गुरुत्वानुवर्तन होगा, ठीक है, डी नंबर। अगला है कि एस्ट्राजोन स्रावित होता है, एस्ट्राजोन जो है एस्ट्रोजन स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है? ए नंबर वृषण द्वारा होता है। अगला है कि स्वपरागन निम्न में से किन पौधों में होता है? स्वपरागन कहाँ होता है? 72 के होगा एक लिंगी में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 72 के बाद 73 नंबर, गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकास होता है, ठीक है, विकसित होता है? गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण का विकास होता है? इसका सही होगा एंडोमेट्रियम में होता है, ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? 74 का सही होगा डी नंबर शुक्रवाहिका में। अगला है कि अनुवांशिक का पिता किससे कहा जाता है? तो ग्रेंगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, बी नंबर, ठीक है, 75 के बी नंबर। अगला प्रश्न बढ़ते क्वेश्चन नंबर 76 में है कि मेडल किस देश में ईसाइयों के जो है एक मठ के पादरी थे? मेडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? 76 का जो सही जवाब होगा बी नंबर होगा ऑस्ट्रिया थे। अगला है कि इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? इसका सही जवाब होगा वंश होता है, ठीक है। इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? वंश होगा। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, 78 का सही जवाब होगा ए और बी दोनों होगा, जीवाणु और कवक दोनों होगा, ठीक है, डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों को कौन सा उपभोक्ता में रखा जाता है? इसका सही जवाब होगा ए और बी दोनों, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता दोनों होगा। अगला है कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक पोषी स्तर में कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी स्तर को स्थानांतरित होता है? तो हो जाएगा इसका सही जवाब 10% होता है, ठीक है, 10% हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको सारा कुछ पीडीएफ वगैरह मिलता रहेगा। आइए क्वेश्चन को याद करते हैं इसमें 80 प्रश्न के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही जवाब होगा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो 2 का सही जवाब होगा उत्तल लेंस, ठीक है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल दर्पण। अगला है किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा है बताइएगा। 3 का सही जवाब होगा लाल रंग का, ठीक है, लाल रंग का सबसे तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा है। और सबसे कम होता है किसका? बैगनी रंग का, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर पड़ता है? तो 4 का सही जवाब होगा रेटिना पर। अगला है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में होती है। अगला है दूर दृष्टि वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है, तो दूर दृष्टि वाला जो नेत्र होता है वो साफ साफ दूर की वस्तुओं को देख सकता है, दूर की वस्तुओं को। अगला प्रश्न है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा? तो समानांतर होगा, ठीक है, बी नंबर। अगला है यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? ठीक है, 8 का सही जवाब होगा वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, बाकी अपवर्तन विचलन होगा। यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला है कि वायु में कांच के उत्तल लेंस की वायु में शक्ति होती कितनी होगी? तो धनात्मक होगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा जल की एक गोलीय बूंद में व्यास के अनुदिशा आपतित किरण का कितनी बार अपवर्तन होगा? कितनी बार होगा? तो 2 बार होगा, ठीक है, 2 बार अपवर्तन होगा। अगला देखिएगा कहते हैं स्विच लगाए जाते हैं, ठीक है, स्विच लगाए जाते हैं तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला है जूल प्रति कूलम कहलाता है, जूल प्रति कूलम क्या कहलाता है? तो ओम कहलाता है, ठीक है, जूल बटा कूलम ओम कहलाता है। अगला है चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक वेबर होता है, सी नंबर होगा। अगला है कि
विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रवाह पर कार्य करता है? तो किस पर करता है? चुंबकीय प्रवाह पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, डायनेमो बदलता है। डायनेमो क्या बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, डायनेमो बदलता है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया कि अपवर्तनांक का रंग पर निर्भर करता है। ठीक है, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? यहाँ देखिए किस होगा। ठीक है, यहाँ बीच में किस लगा दीजिएगा। अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? तो 16 का सही जवाब होगा बी नंबर, अपवर्तन पर। ठीक है, अपवर्तनांक का रंग किस पर निर्भर करता है? अपवर्तन पर। अगला है, एक मोटर कार के पश्चदर्शी दर्पण में बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? तो 17 के वस्तु से छोटा होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, क्या होता है? तो इसके हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम होता है। ठीक है, विद्युत वाहक बल से कम। अगला प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस के ठीक मध्य स्थित बिंब के लिए आवर्धन होगा, क्या होगा? 19 का सही जवाब होगा आपको 2 होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने से किनके ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं? तो देखिए सल्फर, कार्बन, नाइट्रोजन सभी के ऑक्साइड होते हैं, डी नंबर। अगला कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोधकता का जो ऐसा मात्रक होता है क्या होते हैं? ओम मीटर होता है। ठीक है, ओम मीटर होगा। अगला है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का ऐसे मात्रक होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की मात्रक क्या हो जाएंगे? तो 22 का बिल्कुल आप लोग के सही जवाब होगा वेबर होगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर का मात्रक होगा वेबर। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। अगला है कि समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है। समांगी माध्यम में प्रकाश गमन करता है, कैसे करता है? तो सरल रेखा में करता है। अगला है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, मतलब किसका नहीं होगा? यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, मतलब क्या नहीं होगा? तो वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला है कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का पर ऋणात्मक आवेश होता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, 20 नहीं होता, 18 नहीं, 17 नहीं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अगला है कि एक घोल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, घोल का पीएच क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब 10 हो सकता है। लोहे की परमाणु संख्या है। ठीक है, लोहे की जो परमाणु संख्या कितना होगा? इसको 5 करिएगा। ठीक है, बताइएगा लोहे की परमाणु संख्या है तो 27 का जो सही जवाब आप लोग बीच होना चाहिए, बी नंबर, लोहे की परमाणु संख्या 26 है। अगला है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? तो कितनी? 6 है क्या? 28 का सी होगा। यानी सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। अगला प्रश्न है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो 29 का आप लोग के बीच में सही जवाब होगा एनोडीकरण कहलाती है। ठीक है, देखिएगा एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत चढ़ाने की, मोटी परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? एनोडीकरण। अगला है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका सही जवाब है C2H2 होगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2 होता है, सही जवाब। अगला प्रश्न 32 नंबर है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो अभिकारक कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहा जाता है। अगला टूथपेस्ट होता है। ठीक है, टूथपेस्ट होता है, क्या होता है? 33 का सही जवाब होगा क्षारीय होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में कौन कार्बोक्सिल अम्ल है? ठीक है, कार्बोक्सिल समूह का अम्ल है, तो 34 का सही जवाब होगा -COOH। ठीक है, COOH जो है कार्बोक्सिलिक जो है अम्ल होता है। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? ठीक है, निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? 35 का सही जवाब SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। 35 हो गया है। 36 नंबर प्रश्न यहाँ आइएगा। 36 नंबर प्रश्न है,
निकेल की परमाणु संख्या है, निकेल की परमाणु संख्या 29 होती है। अगला है 37 नंबर। कहते हैं कि एक जांच परख नली में के लिए एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे के बाद देखा गया कि विलयन का रंग परावर्तित हो चुका। उस परख नली में विलयन था तो ZnSO4 होगा। ठीक है। अगला है कि क्वेश्चन नंबर 38, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है? तो C2H6। 38 के बाद 39 नंबर आते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन नंबर 39 है, हीरा निम्नलिखित में किस तत्व का अपरूप है? तो हीरा जो है कार्बन का अपरूप है। अगला है 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो 40 का हो जाएगा 2 किलोमीटर। ठीक है। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 2 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय है? ठीक है। कौन विलेय है? तो ग्लूकोज होगा, विलेय हुआ। अगला निम्नलिखित में कौन अमलगम है? ठीक है। निम्नलिखित में कौन अमलगम है? तो 42 का डी होगा, NaHG होगा। ठीक है। NaHG होगा। अगला है कि एथिलीन का IUPAC नाम क्या है? IUPACE नाम है। एथिलीन का बताइएगा क्या होगा? 43 का सही होगा एथीन होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, ब्यूटेनोन का अणुसूत्र C4H8O है। इसका क्रियाशील समूह है, बताइए क्या होगा? इसका क्रियाशील समूह कौन होगा? 44 का सही जवाब होगा आपको कीटोनिक होगा। ठीक है। 44 का भी होगा। 45 नंबर है, एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। एल्काइन में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते? 3 होते। 45 के बाद 46 नंबर है, सिनेवर किस धातु का अयस्क है? Hg मतलब पारा का है। 47 नंबर प्रश्न को देखिएगा, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? कैथोड के जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो होगा हाइड्रोजन होती है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला है? सबसे अधिक है, इसका सही जवाब Ci होगा। अगला नीला थोथा या तूतिया का रासायनिक सूत्र बताइए। इसका सही जवाब कौन होगा? 50 का बी नंबर होगा, CSO4 5H2 होगा। अगला प्रदूषण मुक्त ऊर्जा है। ठीक है। प्रदूषण मुक्त ऊर्जा कौन हो जाएगा? तो इनमें से सभी होगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वैद्युत ऊर्जा, सभी होगा। राइट आंसर डी नंबर, इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु के बीच 3 अबंध होता है? किस में होता है? इसका सही जवाब C3H4 में होता है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक एरोमेटिक यौगिक है? एरोमेटिक यौगिक कौन है? तो बेंजीन होगा। ठीक है। 53 का डी नंबर होगा बेंजीन। अगला है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते, क्या कहलाते? 54 के बी होगा सामुन कहलाते हैं। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 55 के सी होगा 2n² होती है। अगला प्रश्न है कि साइटोन का आकार होता है। ठीक है। साइटोन का आकार कितना होता है? तो गोलाकार होता है। अगला प्रश्न बढ़ेगा, निम्नलिखित में कौन एक पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन नहीं है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। इसे जो है दूध निकाला जाता है जानवरों में, या तो कोई भी व्यक्ति में सुआ का दवा देके दूध को निकाला जाता है। ठीक है। बढ़ाया जाता है दूध की मात्रा। अगला है यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? ठीक है। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करता है? तो यकृत में करता है, बी नंबर। अगला प्रश्न है 59 नंबर, निम्नलिखित में कौन किसी पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? कौन हो सकता है? 59 का सही जवाब होगा कवक। 60 नंबर है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, क्या बनता है? तो इसका सही जवाब जाइकोट बनता है। ठीक है।
नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जायगोट बनता है। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप जो अपशिष्ट कहाँ संचित रहते हैं तो देखिएगा कोशिकीय रक्तिकाओं में, पत्तियों में और छालों में। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला समान अनुशीथिलन रक्तदाब होता है। समान अनुशीथिलन रक्तदाब क्या होता है तो 62 का सही जवाब होगा 80 होगा। ठीक है, 62 के डी नंबर। अगला प्रश्न है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपद है। मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपद हो जाएंगे। 63 का होगा समझात अंक उदाहरण है। पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी है, बताएगा। पादप में फ्लोएम का उत्तरदायी, फा से फल होता है, फा से फ्लोएम होता है। ठीक है, जल किस में होगा, जाइलम के लिए होगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं तो एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं ना। 65 का सी नंबर। अगला कि एंड्रोजन है। एंड्रोजन क्या है 66 का सही जवाब होगा ए नंबर, नर लिंग हार्मोन। ठीक है, नर लिंग हार्मोन हो जाएगा एंड्रोजन, नर लिंग हार्मोन है। अगला प्रश्न है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है ना, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती क्या कहलाती है तो 67 का आप लोग के बीच में हो जाएगा डेंड्राइट हो जाएगा। ठीक है, डेंड्राइट होगा सी नंबर। आनुवंशिकता का सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया। आनुवंशिकता का सिद्धांत मतलब किसने दिया है तो इसका सही जवाब ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया है। अगला है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया निर्भर करती है किस पर करती है तो इनमें से सभी पर करती है। जल पर करती है, सूर्य की रोशनी पर, क्लोरोफिल पर करती है। इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, गुर्दे में उत्पादित मूत्र मूत्राशय में जाता है, कहाँ जाता है 70 नंबर को सही जवाब होगा मूत्र मार्ग में से और मूत्र वाहिनी से। तो इसका सही जवाब होगा सी नंबर, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों इसका सही जवाब होगा। अगला है कि रक्त है, बताइएगा रक्त क्या है तो रक्त एक प्रकार का उत्तक है। क्या 71 का सही जवाब सी नंबर होगा। रक्त क्या है, रक्त एक प्रकार का उत्तक है। अगला फूल में नर प्रजनन अंग है, फिर ठीक है, फूल में नर प्रजनन अंग क्या होता है पुंकेसर होता है। इसका डी नंबर होगा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नाम किनके द्वारा लिखा गया। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इनके द्वारा लिखा गया, किनके द्वारा है तो सही जवाब होगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग हो जाएगा छोटी हाथ होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 74 का सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मादा जनन तंत्र का भाग नहीं शुक्रवाहिका होगा। ठीक, 75 का बी नंबर होगा, क्योंकि गर्भाशय और डिम्बाहिनी अंडाशय जो है केवल महिलाओं में पाया जाता है, बाकी शुक्रवाहिका जो है पुरुष में पाया जाता है। अगला है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता। ठीक है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो किसमें नहीं पाया जाता 76 का सही जवाब मक्खी में नहीं पाया जाता है। हीमोग्लोबिन मतलब खून है ना। अगला है कि मनुष्य में श्वेत रक्त कणिक कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है तो 77 का सही जवाब होगा 12 से 20 दिन तक होती है। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखा गया। माइक्रोग्राफिया के लेखक कौन हो जाएंगे रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। अगला प्रश्न बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 79, पौधे और पशुओं के कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है। पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है तो 79 का ये नंबर होगा कोशिका विज्ञान कहलाता है। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। ठीक है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है तो ग्लूकोज के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब होगा। ठीक है, मॉडल पेपर 3 होने जा रहा है, इसमें 80 क्वेश्चन रहने वाला है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। जल्दी से जल्दी जितना जल्दी आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं 100 के सब्सक्राइब पूरा देना है। ठीक है, जल्दी से जल्दी आपकी टारगेट है 100 के। ठीक है, 10 के तो पार कर चुके हैं, अभी 10 गुना अभी इसको करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन के बात करते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में किसका अपर्तनांक अधिक है तो किसका अपर्तनांक अधिक होता है तो हीरा का अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। अगला है अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है
पूछेगा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। अगला है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो बताइएगा लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, दाढ़ी बना कौन होता है, अवतल होता है, ठीक है। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ एवं वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध होता है, क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है, यही संबंध है ना, एफ बराबर आर बटा 2 है ना। फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है एफ बराबर आर बटा 2। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं, बी नंबर। अगला है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो बताइएगा किस का होता है, तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है, तो 7 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर, बैंगनी रंग। न्यूनतम बैंगनी होता है, अधिक पूछेगा, ठीक है, अधिक पूछेगा, ज़्यादा पूछेगा तो लाल बताइएगा। अगला पढ़ते हैं कि तारे टिमटिमाने प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, मतलब तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, तो प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। निम्नलिखित में किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो किसमें जो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, तो निर्वात में होती है, सी नंबर। ओके, किसमें होती है, तो निर्वात में होती है, सी नंबर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम है। अब पूछेगा परावर्तन के कितने नियम है, ठीक है, तो याद रखिएगा अपवर्तन और परावर्तन के 2 ही नियम है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित है ना, किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते, तो 11 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा स्थिति ऊर्जा, ठीक है। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो स्थिति ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करती है। अगला हुआ जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है, किस में बदलता है, तो जो जल रहा है मोमबत्ती वो किस में बदलेगा, तो ये बदलेगा आपको रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है। अगला है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में होता है, क्या होता है, तो इस सही जवाब होगा आपको कम होता है। अगला है कि प्रतिरोधों का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, तो 14 का सही जवाब होगा आपको बी नंबर, श्रेणी क्रम में, ठीक है, किस में होना चाहिए, श्रेणी क्रम में। चलिए अगला बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर देखिए 15 में है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का उपयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस छड़ का प्रयोग होता है, 15 का भी होगा नरम लोहा का। अगला उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, ठीक है, उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है, 16 का सही जवाब ए नंबर होगा, नाभिकीय विखंडन। अगला है सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है, तो कौन होगी, तो सौर सेल होगा, ठीक है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदल दे उस सौर सेल होगा। अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनरेटर में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, इसका सही जवाब होगा 150 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई नहीं दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल होता है, ऑप्शन नंबर बी, सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य। अगला घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, ठीक है, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है, तो चरदिष्ट धारा के होते हैं, ठीक है, बी नंबर। अगला वर्ण विक्षेपण असंभव है, 21 का सही जवाब, वर्ण विक्षेपण जो है असंभव हो जाएगा, आपको सही जवाब होगा डी नंबर, फाइबर में, ठीक है, वर्ण विक्षेपण किस में संभव होता है, तो फाइबर में होता है। अगला प्रश्न है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है, तो आधार की ओर मोड़ देता है, ठीक है, 22 के डी नंबर। 23 नंबर है कि 2ZnO2 और 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखिए 2 अभिक्रिया मिलकर एक अभिक्रिया का निर्माण कर रहा है, तो कौन सा अभिक्रिया होगा, तो इसका सही जो होगा अपचयन अभिक्रिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र है, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अगला है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु,
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु क्या होगा? तो पारा छोड़कर कुछ नहीं होगा। ठीक है, 25 का सही जवाब बी नंबर होगा। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? ठीक है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन होगा? हाइड्रोजन के हीलियम, आप लोग बताइए तो हीलियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 26 के बी वाला। अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में कैसा हो जाता है? 27 का ए नंबर होगा, पीला हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में कौन है? तो CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है। गंधक की परमाणु संख्या होती है? गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा कि अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है, एक सेकेंड, कहते हैं अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होती है? तो 30 का जो सही जवाब होगा आयनित होती है। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होती है? आयनित होती है, ए नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 में कि अधिकतर धातु के ऑक्साइड होते हैं। ठीक है, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो हो जाएंगे क्षारीय होते हैं। सोने में निम्नलिखित में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? सोना के साथ क्या चीज मिक्स किया जाता है? तो CO, कॉपर को मिक्स किया जाता है। चलिए अगला बढ़िएगा 33 नंबर प्रश्न के साथ है। अगला कि NaCl, AgNO3, AgCl, ठीक है, NaNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही जवाब द्विविस्थापन अभिक्रिया है। बताएगा सिलिकॉन है। 34 का सही जवाब सिलिकॉन एक उपधातु है। ठीक है, सिलिकॉन है तो एक उपधातु है। कहते हैं वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? 35 का सही जवाब होगा उत्कृष्ट गैस कहलाते हैं। ठीक है, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्कृष्ट गैस। अगला प्रश्न है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र बताइएगा। 36 का डी नंबर होगा CaCO3। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? 37 का सही जवाब ए नंबर होगा SO2। अगला है निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? ठीक है, 38 का सी होगा C2H2। निम्नलिखित में कौन एल्काइन है? C2H2 होगा। अगला है कि CH3O C2H5 का यूपेक नाम होगा क्या होगा? इसका सही जवाब मेथोक्सी एथेन होगा। ठीक है, मेथोक्सी एक्स। अगला प्रश्न है निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, ईंधन के रूप में कौन सा यौगिक इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल किया जाता है। अगला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनाता है? 41 का बी नंबर होगा Na2ZNO2H2 होगा। अगला है धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होता है, धोने वाला सोडा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अम्लराज सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात होता है कितना होता है? तो इसका सही जवाब 1:3 होता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक। अगला निम्नलिखित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है? 45 का अम्लीय ऑक्साइड होगा SO2 होगा। निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय घोल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? कौन सा पदार्थ जो है जलीय घोल को लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? इसका सही जवाब होगा क्षार। ठीक है, अगला है कि स्वस्थ शरीर का pH मान कितना है? ठीक है, स्वस्थ शरीर का pH मान 7.0 से 7.8 तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर है। निम्नलिखित यौगिक में कौन सा जल में विलेय है? ग्लूकोज जो है जल में विलेय है। निम्नलिखित में कौन अमलगम है? 49 का सही जवाब देगा कौन अमलगम है? 49 का बी नंबर होगा NaHG होगा। ठीक है, NaHG होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है? 50 का सही जवाब सी नंबर होगा कॉपर। ठीक है, क्या होगा? कॉपर। अगला प्रश्न है
ऑक्सीजन युक्त हृदय को ऑक्सीजन युक्त हृदय से शरीर के विभिन्न भाग में ले जाने वाले रक्तवाहिनी कहलाती है। क्या कहलाती है? तो इसको धमनियाँ कहलाती है। ठीक है, ऑक्सीजन को ले जाने का जो काम करती है धमनियाँ करती है। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, प्लाज्मा। 53 नंबर क्वेश्चन है, यानी किन पौधों की पत्तियों का पर जो है स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? तो एंजियोस्पर्म पर होता है। ठीक है, इसका सही जवाब एंजियोस्पर्म होगा। किन पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होता है? एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन 54 नंबर, किण्वन क्रिया पाई जाती है? ईस्ट में पाई जाती है। किण्वन क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है? तो फल कहलाता है। अगला देखिएगा 56 नंबर, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो 56 का सही जवाब क्या होगा? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O। ठीक है, C6H12O हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किससे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? किससे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? 57 नंबर का सही जवाब होगा सी नंबर, क्लोरोफिल होगा। अगला है अंडोत्सर्ग का कारण है। 58 का सही जवाब होगा आप लोग को बीच में बी नंबर, LH होगा। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण होता है LH। अगला 59 नंबर है, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? 59 के सी होगा। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आप आ चुके हैं 56 नंबर। कहते हैं ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बताए। ठीक है, ग्लूकोज का हो जाएंगे यानी कि C12H22O11। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में किससे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? ठीक है, किससे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो 58 का सही जवाब होगा प्लास्टिड को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला बढ़े, क्वेश्चन नंबर 57 हो चुका है ना। 57 का सॉरी क्लोरोफिल को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 57 का। 58 नंबर प्रश्न है कि अंडोत्सर्ग का कारण है LH, इसको बता चुके थे। 58 का बी नंबर। अगला, निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है? ठीक है, तो 59 नंबर का सही जवाब होगा आपको ईस्ट में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? ठीक है, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर। ठीक है, कहते हैं कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तब पित्त रस, अग्नाशय रस, यंत्र रस और इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब डी नंबर होगा। अगला, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो कहाँ पाया जाता है? तो अग्नाशय में पाया जाता है। अगला है कि आहार नल का सबसे लंबा भाग है। ठीक है, आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन माना गया? तो छोटी आंत माना गया। अगला है, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तब मुख गुहा से होता है, मतलब मुख से आरंभ हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा वसा के पाचन में सहायक होता है? ठीक है, कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो 65 का सही है आपको लाइपेज होगा। ठीक है, कौन सा वसा के पाचन में सहायक है? तो लाइपेज इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो संपन्न होती है कहाँ होती है? कोशिका द्रव में होती है। अगला है कि ओजोन परत है। ओजोन परत है तो लाभदायी है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? ठीक है, कौन फूल में जो है नर प्रजनन अंग है? तो 68 का सही जवाब पुंकेसर होगा। अगला है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? 69 का सही जवाब होगा 30.5 हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 में देखिएगा। कहते हैं इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ठीक है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो अवायवीय श्वसन। 71 नंबर प्रश्न देखिएगा,
रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेती, ठीक है। रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेती है, तो इसका सही जवाब लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। अगला है पादप अपशिष्ट जमा होते हैं, ठीक है। पादप अपशिष्ट जमा होती है, तो इसका सही जवाब होगा सभी में, पत्तियां में, छाल में, कोशिकीय है ना, कोशिकीय रिक्तिकाओं में। अगला, मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है। मनुष्य की आहार नाल का कौन सा भाग जो है किसी भी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है, तो इसका जो सही जवाब होगा आपको ग्रास नली नहीं करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 74 है, मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है। 74 का बी नंबर होगा, ADH पर निर्भर करती है। अगला है, कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है। 75 का डी नंबर होगा, एब्सिसिक अम्ल होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है। तब मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, तब परिवहन तंत्र होगा, ठीक है। अगला है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुण के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है। इसका होगा क्रमिक विकास होगा। अगला है कि श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में किस गैस को ग्रहण किया जाता है। श्वसन क्रिया में जो है किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, है ना। श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो O2 ऑक्सीजन को। अगला प्रश्न है, कहते हैं ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं, इसका सही जो होगा 8 होते हैं। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित है। मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, इसका होगा मेडुला में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए। तो आप लोग जितना जल्दी से जल्दी आप जुड़ सकते हैं और एग्जाम प्री चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सपोर्ट दिखाइए, ठीक है। तो इसमें हम बता रहे हैं कि मॉडल पेपर साइंस का 4 होने जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको सारा कंप्लीट होने वाला है। 500 क्वेश्चन, ठीक है, सॉरी 8 बजे 40 मतलब कि 240 होगा ना, 8 बजे 40 400 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 400 क्वेश्चन आपको कंप्लीट होने जा रहा है 5 मॉडल पेपर के साथ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहेगा, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़िएगा 90 65 और 71 94 39 के साथ में, ठीक है। इतना साथ में जुड़ जाना। आइए तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, इसका सही जवाब पुष्प में पाए जाते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है, तो हरे पौधे में होती है, ठीक है। अगला है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन किस से बाहर निकलता है, 3 का होगा आपको जल से बाहर निकलता है। अगला है, जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। जठर ग्रंथि जो कहाँ पाई जाती है, तो आमाशय में पाई जाती है, बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है, कोशिका द्रव में होती है। अगला है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है, तो छो का होगा अवायवीय से बनता है, ठीक है, अवायवीय से। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होगा पिट्यूटरी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कहते हैं पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, तो बाष्पोत्सर्जन कहलाती है, बी नंबर हो जाएगा। अगला देखिएगा, घेंघा रोग पनपता है, 9 नंबर का राइट आंसर बताएगा। घेंघा रोग जो है किससे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से, ठीक है, चीनी की कमी से मधुमेह रोग होता है ना। अगला प्रश्न है कि रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो 10 का सही जवाब होगा प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। अगला, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, स्फिग्मैग्मोमीटर, ठीक है, स्फिग्मोमैनोमीटर होगा। अगला की बाष्पोत्सर्जन क्रिया पाई जाती है।
बाष्पोत्सर्जन क्रिया किस में पाई जाती है? तो पौधे में पाए जाते हैं, बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित में किसमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तिलचट्टा होगा। रक्त क्या है? तो रक्त जो है एक प्रकार का उत्तक होगा, बी नंबर। अगला है, मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? ठीक है, बताएगा मूत्र का पीला रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा यूरोक्रोम के कारण। ठीक है, यूरोक्रोम। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु? ठीक है, उभयलिंगी जंतु कौन होगा? तो केचुआ होगा, 16 का डी नंबर। चलिए अगला प्रश्न बताएगा, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो सी नंबर होगा, यकृत से प्रवेश करती है। अगला देखिएगा 18 नंबर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। जैव आवर्धन जो है प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन होगा? 18 का बी होगा, DDT। अगला, निम्नलिखित में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? शाकाहारी, इसका सही जवाब। अगला, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण? ठीक है, भूमिगत जल का उदाहरण कौन होगा? देखिए नदी, तालाब, समुद्र तो ऊपर होते हैं, नीचे हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 20 का ए। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। निकी कौन बोला था? ठीक है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है। तो इसका सही जवाब डार्विनवाद ने कहा। ठीक है, डार्विनवाद इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। कहते हैं हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो हरे पौधे जो उत्पादक कहलाते हैं। अगला, अंडोत्सर्ग का कारण है। ठीक है, अंडोत्सर्ग का कारण है, इसका सही जो होगा FSH होगा। अगला है, लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? लैंगर हंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो अग्नाशय में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि थायॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? 25 का सही जवाब होगा आपको आयोडीन का होना आवश्यक है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। कहते हैं निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। निश्चल जो है कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? 26 का सी होगा, न्यूरॉन में पाई जाती है। अगला, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है कितना होता है, ये आपको बताना है। इसका सही होगा 1.2 से लेके 1.4 kg तक। अगला, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो 28 का बिल्कुल देखिए ऐसा ही क्वेश्चन है, आपको पूछ देगा। तो वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, वास्तविक और उल्टा होगा सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 है, साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ठीक है, साइड मिरर के रूप में जो है कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? उत्तल दर्पण होता है, ए नंबर। अगला है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है? 30 का सही जवाब होगा, डी नंबर। इनमें से सभी होता है आभासी, सीधा, छोटा होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक है। ठीक है, बताएगा 31 का। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है, ए नंबर। अगला है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? आकाश का नीला रंग होना किस घटना का परिणाम है? तो 32 का सही जवाब आप लोग के बीच में होगा परिकिरणन। ठीक है, 32 के बी। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मारेगा, ये देखिए सही है, मीटर है। ठीक है, ये 2.5 है, ये मीटर में है। चलिए अगला है कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी क्षमता होगी आपको प्लस में 2D होगा। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो प्रिज्म में जो है 5 सतह होते हैं, 35 का डी नंबर। अगला है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, किसके द्वारा? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो है परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? तो पश्चिमाभी पेशियां द्वारा किया जाता है, डी नंबर इसका सही जवाब। अगला, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। प्रकाश के पूछेगा अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आइएगा 37 के बाद 38 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 38 है,
फोटोग्राफी कैमरा का विदृश्यक होता है, किसका होता है? तो उत्तल लेंस का होता है ना। फोटोग्राफी कैमरा का जो विदृश्यक होता है किसका होता है? इसका सही जवाब होगा ए नंबर, उत्तल लेंस होता है। यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होता है तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगा? ठीक है, किरण जो है किस बिंदु से गुजरेगा? तो फोकस से गुजरेगा। अगला है कि यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, इसका क्या नहीं होगा? तो 40 का सही होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। अगला प्रश्न है कि पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती, कौन करती है? पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम कौन करती है? तो इसका सही जवाब गतिमान हवा करती है। ठीक है, गतिमान हवा। अगला है कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है, इसका सही होगा ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन होगा? वो भी ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होगा। अगला है वक्ता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 1 मीटर दिया। ठीक है, तो 44 का होगा बी नंबर 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। कहते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाते हुए किरण अविलंब से विचलित होती है, विचलित होती है तो कहाँ जाती है? इसका सही जवाब होगा अविलंब से दूर जाती है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है तो जनित्र होगा ए नंबर। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है, ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कौन होगा? कोयला होगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा? 48 का सही जवाब होगा बी नंबर, विक्षेपण के साथ होगा। अगला है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होगा। ठीक, अगला है जस्ता का परमाणु संख्या है, परमाणु संख्या कितना होगा? जस्ता का परमाणु संख्या 30 होगा। अगला प्रश्न है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2 होगा, ए नंबर सही जवाब। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन जो है प्रबल जो है क्षारक है? बताएगा प्रबल क्षारक कौन होगा? 52 नंबर है ना, कौन प्रबल क्षारक होगा? तो NaOH होगा। ठीक है, NaOH होगा। अगला है कि हेमाटाइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? 53 का सही जवाब होगा बी नंबर, Fe। अगला है सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा होता है? सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण है किस विधि द्वारा होता है? फेन उत्प्लावन विधि द्वारा होता है। अगला है कि अभिक्रिया 2ZNO प्लस O2, 2ZNO किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, कौन है? उपचयन अभिक्रिया, ए नंबर। अगला प्रश्न है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। ठीक है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है, बी नंबर। अगला बढ़े 57 नंबर। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, सी नंबर। क्या होता है? आयनित होता है। अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? आयनित होता है, मतलब सी नंबर। चलिए 57 के बाद अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कहते हैं लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? तो कितने विद्यमान होते हैं? इसका सही जवाब होगा 1 होते हैं। लिथियम के बाह्यतम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान होते हैं? 1 होते हैं। 59 नंबर। आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है तो हीलियम होगा, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व होगा हीलियम। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है? कौन होगा? तो इसका सही जवाब F होगा, फ्लोरीन। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका सही जवाब होगा आपको हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा शरीर का pH मान क्या है? 7.0 से 7.8 तक हो गया। अगला निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है?
अम्ल इसके बारे में पूछा गया है। इसका सही जवाब होगा H2SO4 अम्ल होगा। निम्नलिखित में कौन संश्लेषित सूचक है? संश्लेषित सूचक हो जाएगा मेथिल ऑरेंज होगा। अगला है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल से विक्रिया करके क्या बनता है? 65 का सही जवाब कार्बोनिक अम्ल बनता है। अगला प्रश्न है कि कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन होता है। ठीक है, कॉपर पायराइड का रासायनिक संगठन है तो 66 का बी नंबर होगा CuFeS2 होता है। ठीक है, CuFeS2 होता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है। प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन होती है? 67 का बी नंबर होगा सोना होती है। निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो 68 का सही जवाब होगा जिंक हो जाएगा। किसी अधातु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है? तो 4, 5, 6 और 7। ठीक है, 4, 5, 6 और 7। पीतल निम्नलिखित में किन की मिश्र धातु है? पीतल हो जाएगा, पीतल किसकी हो जाएगा मिश्र धातु है? तो कॉपर और जिंक का होगा। ठीक है, अगला देखिएगा 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में कौन समयवी है? निम्नलिखित में कौन समयवी है? तो एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर होगा। CH3O C2H5 का उपयोग प्रणाली के अनुसार नाम है। 72 का सही जवाब होगा मेथॉक्सी एथेन होगा। ठीक है, मेथॉक्सी एथेन होगा। लोहे की विक्रिया भाप से कराने पर लोहे का कौन सा ऑक्साइड बनता है? 73 का सही जवाब होगा Fe3O4 बनता है। अगला है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है। आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या क्या है? वर्ग संख्या क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा 16 ही होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती? ठीक है, क्या चाहिए? अभिक्रिया नहीं करती है तो Cu कॉपर। अगला है एक मिश्र धातु 90% कॉपर है, 10% टीना है और मिश्र धातु का नाम क्या होगा? इस मिश्र धातु का नाम होगा ब्रोंज। बी नंबर, बी फॉर ब्रोंज। अगला प्रश्न है जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, क्या बनाता है? तो H2 गैस बनाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? यानी कि उच्च ताप पर गर्म करने पर भी जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता, कौन धातु है? और इसका सही जवाब होगा Ag होगा, सोना चांदी। Ag मतलब चांदी। अगला आयक्स में उपस्थित अपद्रव कहलाते हैं। आयक्स में उपस्थित अपद्रव क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब गैंग कहलाते हैं। ठीक है, 3 नंबर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? है ना, निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं? तो होगा तन्यता के कारण। ठीक है, पीटने पर तन्य हो जाते हैं, मतलब टूटता नहीं, बहुत लंबा जाते हैं। आपको वीडियो होने वाले 500 ऑब्जेक्टिव, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा। मॉडल सेट 5 है, ये आखिरी वीडियो होने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, दबा के आंसर जिसको पता रहे बताते रहना है। ठीक है, आई बिल्कुल भी देरी ना करते हुए स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन एक है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अगला है कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों के पढ़ते समय आप किस लेंस को पसंद करेंगे? तो इसका सही जवाब होगा 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। अगला प्रश्न है कि मोटर गाड़ियों के चालक के सामने सामान्यतः लगा होता है, कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तल दर्पण लगा होता है। ठीक है, कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कहते हैं एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो 4 के डबल 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 मीटर प्रति सेकंड से हो जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपको देख रहे हैं 5 नंबर। कहते हैं नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से
आँख में उत्पन्न दोष होता है। आँख में कौन सा दोष उत्पन्न होता है? तो बोलिएगा 5 का सही जवाब होगा दीर्घ दृष्टि दोष होता है। ठीक है, दीर्घ दृष्टि दोष। अगला है दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति द्वारा यानी कि जिस लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है ने उसमें लगा होता है, कौन सा लेंस लगा होता है? तो उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक, कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस। कदा विद्युत आवेश की इकाई है? तो विद्युत आवेश की जो इकाई होती है कूलम होती है। ए नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिसमें धन तथा ऋण आवेश माना जाता है। यह नामकरण किसने किया था? नामकरण करने वाले थे बेंजामिन फ्रैंकलिन थे। ठीक है। अगला है कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश में आवेशित किया गया। इस आवेशन में पदार्थ में से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी संख्या कितनी है? तो 9 का जो सही जवाब होगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 होगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी वाट होगी? ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन करना होगा तो 100 वाट होगा। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना क्या दर्शाता है? तो कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 12 है विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर आधारित है? 12 का सी नंबर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर है। अगला है लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। अगला है प्रतिक्रिया PbO प्लस सी। Pb प्लस CO कौन सा अभिक्रिया बता रहा है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग बता रहे हैं सी का अवकारक हो रहा है। ठीक है, कार्बन का अवकारक हो रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्न धातुओं में कौन NaOH के विलयन से H2 देता है? ठीक है, देता है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी एल्युमिनियम होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 16 नंबर यदि विलयन का pH 13 है इसका अर्थ है कि प्रबल भास्मिक है। ठीक है, प्रबल भास्मिक है। अगला साधारण ताप पर फास्फोरस का अनुसूत्र। साधारण ताप पर फास्फोरस का जो अनुसूत्र होता है वो क्या होता है? तो P4 होता है। पीतल रहता है, पीतल क्या रहता है? तो पीतल जो है Cu प्लस Zn का कॉपर और जिंक का मिश्रण ही क्या कहलाता है? पीतल कहलाता है ना। अगला है कि धातुओं की प्रकृति होती है। धातुओं की जो प्राकृतिक होती है विद्युत धनात्मक होती है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? चुंबकीय अशुद्धि को किस प्रकार दूर किया जाता है? तो चुंबकीय विधि द्वारा किया जाता है। कार्बनिक यौगिक का आवश्यक तत्व है। कार्बनिक यौगिकों का आवश्यक तत्व कौन है? तो कार्बन होगा। अक्रिय तत्व कौन है? 22 का सही जवाब अक्रिय तत्व कौन होगा? 22 का भी होगा हीलियम होगा। अगला है एल्किन श्रेणी के यौगिकों का समान सूत्र है। एल्किन श्रेणी के यौगिकों का जो समान सूत्र होता है वो होते हैं CnH2n+2 होते हैं, दोगुना से 2 अधिक। अगला है कि अपमार्जक बनाने में उपयोग होता है। अपमार्जक बनाने में किसका उपयोग होता है? तो अल्कोहल का होता है, सी नंबर। अगला प्रश्न देखिएगा आवर्त सारणी के यानी कि 7A के तत्व है। 7A के कौन सा तत्व है? तो हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है। अगला आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रकृतियां के बारे में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ देखिए असत्य के बारे में पूछा गया, सत्य नहीं बताना है। ठीक है, तो बताइए सत्य कौन होगा? तो देखिए तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती, सही बात है। संयोजकता और इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, सही है। और इसका देखिएगा परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देती नहीं, परमाणु आसानी से तो इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करती, इसका सी कथन गलत है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होते। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है उत्पन्न होती है क्या होती है? कार्बोज होती है, बी नंबर। क्या होती है? कार्बोज। अगला अंडाणु निषेचित होता है तो फिलोपियन नलिका में। अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नलिका में। अगला है श्वसन क्रिया होती है। ठीक है,
29 बताइए श्वसन क्रिया होती है तो माइटोकॉन्ड्रियम होती है, श्वसन क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रियम होती है। अगला कि एक स्वच्छ मनुष्य में पराकुंचन एवं अनुशीलन दाब होता है, तो बताइएगा क्या होता है। 30 नंबर का बिल्कुल सही आप लोग जवाब दे सकते हैं, 120/80। स्वस्थ मनुष्य का उतना ही यानी कि प्रेशर होना चाहिए। अगला प्रश्न है पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। ठीक है, पत्तियों का मुरझाना जो है किस पादप हार्मोन के कारण संभव है। हाँ सही जवाब है FCC के अम्ल हो जाएगा सी नंबर। अगला कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वाला द्वारा उपयोग किया जाता है ना, किसका प्रयोग करते हैं, जो फल बेचता है वो जो है कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो कहिएगा इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग करते हैं। अगला एड्स रोग का मुख्य कारण है, एड्स रोग का मुख्य कारण है असुरक्षित यौन संपर्क होगा ए नंबर। ठीक है 34 के। अगला 35 नंबर प्रश्न देखिएगा चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, समझात अंग के उदाहरण है। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग के उदाहरण है, समझात अंग के उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि वे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा मूल संरचना में तो समानता होती है किंतु कार्य के अनुसार उनकी बाह्य रचना में परिवर्तन हो जाता है, ऐसे अंग को क्या कहते हैं। ऐसे अंग को जो है समझात अंग कहते हैं ए नंबर। अगला प्रश्न है कि कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है, कृत्रिम परितंत्र का जो उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी होगा बगीचा खेत होगा। 38 नंबर प्रश्न है कि प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य होगा। ठीक है, प्राकृतिक में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य होगा। अगला है वनों के संरक्षण के लिए निम्न में से निम्न किन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, तो अतिचारण है ना। हाँ अच्छा रुकिए, पेड़ की अंधाधुंध कटाई, अतिचारण, खनन, तो अच्छा इनमें से डी नंबर सही होगा। वनों को संरक्षण के लिए किन क्रियाओं को नियंत्रित करने की आवश्यकता, सभी को राइट आंसर होगा डी नंबर याद रखिएगा, इनमें से सभी। अगला है कि वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा अपघटित हो जाते कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जैविक पराक्रम द्वारा उपघटित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं जैव निम्नकरणीय। अमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है, अमीटर से किसे मापा जाता है, धारा को मापा जाता है। ठीक है, किसे मापा जाता है, धारा को। अगला है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को नियंत्रित ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, क्या होता है, इसका सही जवाब होगा विद्युत मोटर होता है। अगला प्रश्न है दर्पण का सूत्र है। ठीक है, बताइएगा दर्पण का सूत्र कौन है, इसका सही जवाब 1/v + 1/u = 1/f। देखिए दर्पण सूत्र में जो हमेशा प्लस होता है, यू भी पहले होता है। ठीक है, यहाँ माइनस हो गया, गलत हो गया, यू भी पहले होना चाहिए, गलत है। अगला है निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है। 44 का सही जवाब होगा बी नंबर, अवतल होगा। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, अवतल। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, है ना, पौधे में जो है जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। मेडल ने अपने आनुवंशिक प्रयोग हेतु किस पौधे का प्रयोग किया था, तो मटर के पौधे का किया था, सी नंबर। ठीक है 46 के सी नंबर करेक्ट आंसर है, देख लीजिएगा एक बार नजर से। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होती है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो किस रूप में होती है, तो एक दिशीय होता है, सिंगल डायरेक्शन। चलिए अगला प्रश्न है कि ओजोन परत पाया जाता है ना, ओजोन परत जो है पाया जाता है, तो इसका सही जवाब वायुमंडल की ऊपरी सतह में। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, तो अवतल होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो 2 नियम है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ए नंबर। ठीक है 51 के ए नंबर। अगला बढ़ते हैं 52 नंबर प्रश्न है, कहते हैं किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल में बनता है बड़ा। दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ठीक है,
बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो अवतल दर्पण का। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब या तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? 54 का सही जवाब होगा समतल या तो उत्तल में। मोटर चालक के सामने दर्पण मतलब साइड मिरर लगा होता है, मोटर चालक के सामने जो है उत्तल होता है ना। 55 का सही जवाब होगा सी नंबर उत्तल होता है। अगला प्रश्न है 56 नंबर। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो 56 का सही होगा वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अगला है प्रकाश तरंग उदाहरण है। ठीक है, प्रकाश तरंग जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? 57 का भी होगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। अगला है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के संबंध होता है, तो एफ बराबर आर बटा 2 होता है, तो ये तो एफ बराबर 2r भी कह सकते हैं। 58 के कौन होगा? 58 के एफ बराबर आर बटा 2 दिया हुआ है। ठीक है, एफ बराबर आर बटा 2, ध्यान से देखिए आर बटा 2 ही लिखा, एफ बराबर आर बटा 2 होगा। अगला है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती? समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती? आभासी होता है या तो बराबर होता समतल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? ठीक है, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? 60 का सही जवाब होगा बी नंबर अवतल हो जाएगा। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, 61 का सही जवाब बी नंबर होगा अवतल। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? 62 का सही जवाब ए नंबर होगा वास्तविक और उल्टा। यह अगला है यदि किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है, संभवतः दर्पण बताइए क्या होगा? संभवतः जो दर्पण है उत्तल होगा या तो समतल होगा। ठीक है, उत्तल या तो समतल दोनों बनाता है। अगला प्रश्न है अवतल दर्पण के सामने अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम मतलब वस्तु से बड़ा पा गया, बीम मतलब वस्तु से बड़ा पा गया, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ठीक है, प्रतिबिंब जो आभासी पाया गया सीधा पा गया वस्तु से भी बड़ा पाया गया प्रतिबिंब, तो जो है वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? ये आपको बताना है कि दर्पण के ध्रुव तथा और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। अगला है यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका सही जवाब होगा काल्पनिक और सीधा होगा। ठीक है, अगला है किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, क्या बनता है? 66 का सही जवाब होगा ए नंबर अवतल दर्पण में। ठीक है, कौन दर्पण? अवतल दर्पण में। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पूछा है, देखिए यह बराबर फार्मूला होता है आर बटा 2, त्रिज्या दिया 32 है ना, त्रिज्या कितना दिया? 32 है, त्रिज्या 32 दिया तो 32 बटा में 2 करिएगा ना, 16 आ जाएगा 16। अब आपको पता चलना चाहिए कि उत्तल दर्पण में क्या होता है ना, उत्तल में क्या होता है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? तो बोलिएगा पॉजिटिव उत्तल के लिए पॉजिटिव मारिएगा 16। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर है ना, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण ए नंबर। अगला के समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, 69 का सही जवाब बी नंबर होगा काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक होता है। अगला प्रश्न है कि संयुग्मी फोकस केवल संभव है। ठीक है, संयुग्मी फोकस जो है केवल संभव होता है किसमें होता है? तो 70 का सही जवाब होगा आप लोग के बीच में सी नंबर समतल दर्पण में। अगला है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो है सदैव बनता है, कैसे बनता है? 71 का सही जवाब आप लोग के बीच में आ रहा है। ठीक है, हाँ चलिए इसका आंसर आप ही लोग क्लियर आने दिया जाए। हाँ बता दे सी नंबर होगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगा। ठीक है,
चलिए अगला पढ़िएगा। कहते हैं किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, किसी दर्पण का मध्य बिंदु जो है क्या कहलाता है, तो ध्रुव कहलाता है, बी नंबर। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r है। समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या r क्या होते हैं, तो 73 का जो सही जवाब होगा आपको r बराबर इन्फिनिटी होगा, अनंत हो जाएगा। अगला देखिएगा। कहते हैं हजमत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है, हजमत बनाने के लिए जो है किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, 74 का सही जवाब होगा बी नंबर, अवतल दर्पण में। अगला समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है, कितना होता है, तो 75 का सी होगा, m बराबर 1 होता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वास्तविक ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, तो आवर्धन ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है, गाड़ी के अग्रदीप में जो है किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण होता है। दर्पण के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, ठीक है, दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है, तो इसका ये होगा दर्पण के दोनों से, ठीक है। अगला है कि गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, मतलब क्या कहलाता है, इसका सही जवाब होगा उत्तल कहलाता है, ठीक है, क्या उत्तल कहलाता है। अगला प्रश्न है कि गोलीय दर्पण के लिए यू भी और एफ में संबंध होता है, गोलीय दर्पण यू भी में क्या संबंध होता है, तो एफ बराबर यू भी और बटा में यू प्लस भी होता है। इस प्रकार से जो है आपको 400 क्वेश्चन 5 मॉडल पेपर के साथ सेट 5 नंबर के साथ खत्म हो गए। एक में 80 क्वेश्चन था, 80 में 5 गुना करिएगा तो 8 × 40 400 क्वेश्चन साइंस का समाप्त हुआ। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी मैराथन वीडियो में जुड़े रहे उसके लिए थैंक यू, धन्यवाद, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपके एग्जाम के लिए, मॉडल पेपर आपको ताज़ा ताज़ी, ठीक है। तो धन्यवाद करते हैं, और किसी को अगर व्हाट्सएप ग्रुप को जोड़ना है तो देखिए जुड़ सकते हैं, और एग्जाम फ्री पर आपको बहुत सारा वीडियो आपको दिया गया है, ठीक है। आपका इंटरनेट मॉडल पेपर जितना भी सारा सोल्यूशन करा दिया गया है, और मैथ का शेष रह गया तो उसका मैथ का भी मिल जाएगा आपको, इससे पहले उसका पब्लिक हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।